हेलो एवरीवन, मैं हूं चेतन सिंह चौहान और आप देख रहे हो न्यूज़ डैडी। बॉलीवुड की दुनिया में वापसी करना हमेशा एक चुनौती रहा है, खासकर जब आप 7 साल बाद लौटे हो। एक हसीना थी, एक दीवाना था मैं अपनी अदा से दिल जीतने वाली नताशा फर्नांडिस एक लंबे ब्रेक के बाद अंदाज 2 के साथ अपना कमबैक कर रही है। आज हम उनसे जानेंगे कि इस फिल्म के लिए उनका अनुभव कैसा रहा और इस कमबैक के पीछे की कहानी क्या है। तो आइए उनसे बात करते हैं। नमस्ते, मैं हूँ नताशा फर्नांडिस और मेरी फिल्म आ रही है अंदाज 2 8 अगस्त को आपकी सिनेमाघरों में। तो प्लीज़ चेकआउट करना और हमें ढेर सारा प्यार देना। नताशा जी, ये फ़िल्म आपको कब और कैसे मिली और आपकी क्या ऐसी क्वालिटी सुनील सर ने देखी जो आपको इस फ़िल्म में कास्ट किया? सुनील सर के साथ मैंने 7 साल पहले भी काम किया है एक फ़िल्म में। वो फ़िल्म का नाम है एक हसीना थी एक दीवाना था, और वो फ़िल्म में थे उपेन पटेल, जो काफ़ी लोग जानते हैं, उन्हें पहचानते हैं, और शिव दर्शन सर के बेटे। तो उस फ़िल्म में वैसे तो मुझे सिंगर बनना था, लेकिन तब से मेरी जर्नी एक्टिंग में स्टार्ट हुई है। एंड वो फ़िल्म के बाद मैंने कुछ काम नहीं किया था 7 साल के लिए, क्योंकि मैं एक फ़िल्म बैकग्राउंड से नहीं आती। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि जो फ़िल्म बैकग्राउंड से नहीं आते उनके लिए मुश्किल है और नामुमकिन है। मैं ये कहूँगी कि मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। क्योंकि ये मेरे लिए पॉसिबल है तो आपके लिए भी पॉसिबल है। 7 साल बाद सर ने मुझे कॉल किया अंदाज़ 2 के लिए। एंड मुझे जहाँ तक याद है, ये सुबह के 8 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया था। तो मैं थोड़ी-सी डर गई थी, सोच रही कि कुछ इमरजेंसी तो नहीं है। तो मुझे कि आप दिल्ली में करते क्या हो? तो मैंने कहा कि मुझे इंडस्ट्री में तो सफलता नहीं मिली, तो मैं क्या ही करती? मेरे ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में करना ही पड़ेगा, ताकि मैं एक लाइवलीहुड बनाऊँ और अपने आप को काबिल बनाऊँ, ताकि मैं अपना फैमिली का ख्याल रखूँ। तब उन्होंने मुझे कहा कि आप मुंबई आ जाओ वापस। मेरे पास एक कहानी है, मैंने एक फ़िल्म लिखी है और उसमें एक पर्टिकुलर किरदार है प्रियंका, उनकी झलक मैं आप में देखता हूँ। तो मैं थोड़ी हैरान हो गई, बिकॉज़ मैं जैसे इंसान हूँ पर्सनल लाइफ़ में मैं काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन हूँ। और ये जो किरदार है ये नेगेटिव लीड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, एक बॉस लेडी है, और उनके वो जो कैरेक्टर ग्राफ है उनमें काफ़ी नेगेटिव इमोशंस है, डिस्टर्बेंस है बहुत उनकी ज़िंदगी में। तो वो पोर्ट्रे करना मेरे लिए मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं। आप ज़रूर देखोगे मेरी परफॉर्मेंस इस मूवी में। जैसे ट्रेलर में हमने जैसे देखा कि जी। आपका रोल जो है वो नेगेटिव है, जी। काइंड ऑफ अ बॉस जो आप ज़बरदस्ती से रिलेशन बनाना चाहते हैं। जी। तो उस तरह का नेगेटिव रोल जैसे आपने किया, अब बताया कि यू आर आपको डिफ़िकल्टी हुई उस जी। रोल में अपने आप को तो जी। क्या-क्या आपको वर्कआउट करना पड़ा या प्रोसेस करना पड़ा या किन चीज़ों को आपने स्टडी किया जी। ताकि उस कैरेक्टर को आप जस्टिस दे सकें? जी। अंदाज़ 2 के दौरान मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, खुद के बारे में भी। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एन एक्टर इज़ एन ऑब्ज़र्वर ऑफ लाइफ़। एक्टिंग लिमिट नहीं होती जिसकी आप सिर्फ हीरो बनोगे। आप कैमरे के सामने डॉक्टर भी बन सकते हो, हीरो बन सकते हो, सुपर हीरो बन सकते हो क्रिश की तरह, या तो फिर आप लॉयर बन सकते हो। तो एन एक्टर ऑलवेज हैज़ टू बी ऑब्जर्वर ऑफ लाइफ। मेरे लिए ये किरदार क्यों मुश्किल रहा? क्योंकि नेगेटिव इमोशन में रहना बहुत मुश्किल है। इट इज़ अ माइंडसेट। इट इज़ आपका मेंटल स्टेट क्या है उस दौरान, वो पूरा दिन जब आप एक कोई किरदार की ज़िंदगी जी रहे हो। एक हैप्पी स्टेट में रहना किसी को भी पॉसिबल है, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट स्माइलिंग, लाफिंग एंड बीइंग हैप्पी। लेकिन एक नेगेटिव स्टेट में जानबूझ के रहना उस किरदार के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैंने आपको काफ़ी रिस्ट्रिक्ट की ताकि मैं किरदार में रहूँ, स्पेशली जब मैं सेट में हुआ करती थी। एक नेगेटिव इमोशन को चैनलाइज करने, आपने यू हैव टू गो इनवर्ड। ये दौरान में आई रियलाइज़ कि मेरे अंदर कुछ काफ़ी ट्रॉमा है, काफ़ी कुछ अनकही कहानियाँ हैं, काफ़ी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं, जिसमें मुझे कभी कोई सुकून नहीं मिला है, हीलिंग नहीं मिला। तो उन एक्सपीरियंस से मैं ये एनर्जी चैनलाइज़ करती थी और मैं दिखाती थी कि मैं कितने गुस्से में हूँ, मैं एग्रेसिव हूँ, मैं डोमिनेंट हूँ। मैं असल में ऐसी नहीं हूँ। लेकिन इस किरदार के लिए मैंने अपने आप को उस नेगेटिव स्पेस में डाला था।
जैसे आपने बताया कि आप जो रोल आपने किया है, जी प्रैक्टिकल एक्चुअल लाइफ में आप वैसे बिल्कुल नहीं हैं। जी। तो उस रोल को करने के लिए आपने पर्सनली कितना एफर्ट डाला, पर्सनली क्या किया, और एक उस तरह की एक्टिंग अगर आपको करनी है, जी तो जब तक आप उस रोल के अंदर कैरेक्टर में घुस नहीं जाते, जी तब तक आप परफॉर्म नहीं कर जी पाओगे। और जब आप परफॉर्मेंस डायरेक्टर को आपका परफॉर्मेंस दिखेगा नहीं, जी तब तक वो आपको टेक करवाता है। जी। तो कितनी आपको डिफ़िकल्टी पड़ी, बिकॉज़ सिंस यू सेड यू आर यस नॉट ऑफ दैट कैरेक्टर? यस, मेरे लिए डिफिकल्ट था, बट देयर इज अ स्विच, अ मेंटल स्विच एज एन एक्टर व्हिच आई हैव लर्नड। आप ऑन कर सकते हो, आप ऑफ कर सकते हो। इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड, यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड, यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस। एक्टिंग इज़ अबाउट बीइंग लिमिटलेस व्हेन इट कम्स टू इमोशंस, ट्रू। बट हर एक इंसान को जब जब आपने अपनी ज़िंदगी में वापस आना है, यू हैव टू नो व्हेन टू ड्रॉ अ लाइन। प्रियंका बनने के लिए मैं उनकी तरह ड्रेस अप करती थी, तो हर रोज़ मैं बॉस लेडी की तरह ड्रेस अप करती थी। घर पे भी, बाहर जब जाती थी तो बहुत ही ज़्यादा एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह मैं ड्रेस अप करती थी। मुझे वो कैरेक्टर को बिल्डअप करना था मेरी ज़िंदगी में। मुझे उस ज़िंदगी का, उस किरदार का ज़िंदगी जीना था अपने ज़िंदगी में। तो वो एक अलग ही लेवल का प्रोसेस था, एक अलग ही लेवल का जर्नी। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं ड्रेस अप करती थी। मैं कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को देखती थी मूवीज़ में, प्रियंका चोपड़ा को भी देखती थी एंड करिश्मा कपूर एंड मुझे उनके परफॉर्मेंसेस, जैसे कि नेगेटिव इमोशन वाले परफॉर्मेंसेस, मैं वो देखती थी। उनको कॉपी करने नहीं, उनका वो जो मेंटल स्टेट है वो समझने के लिए, उनका बॉडी लैंग्वेज समझने के लिए, उनकी उनकी आँखें कैसे बात करती है ऐसे सिचुएशन में, जब हम शब्दों से बयां नहीं कर पाते हमारा दिल का हालत, तो हम आँखों से बयां करते थे। तो कैसे बयां करते थे, तो मैं वो सीखती थी उनसे। उसके अलावा हमारे वर्कशॉप्स होती थी, पर वर्कशॉप्स में मैं आयुष और अकायशा को बेहतर समझ पाई। किरदार के हिसाब से कुछ ज़्यादा हो नहीं पाया, क्योंकि जैसे मैं पहले भी मैंने आपको बताया और अभी मैं बता रही हूँ, इट इज़ एन इंटरनल जर्नी। आप जिस इमोशनल टर्मोइल में हो, आप अपने आप को कौन से मेंटल स्टेट में जानबूझ के डाल रहे हो ताकि एक इमोशन को आप इमोट करें, वो आपकी जर्नी है, वो कोई नहीं समझ सकता। सिर्फ एक एक्टर उस सिचुएशन में समझ सकता है कि उसके साथ अंदर, उसके दिमाग में, उनके दिल में क्या हो रहा है जब उनको एक इमोशन लिव करना है कैमरे के सामने। आपने जैसे बताया कि आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। अब डे टू डे लाइफ में जैसे आज आपको शूटिंग में जाना है, जी पर घर पे कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जी अनफॉर्चुनेटली, जी तो वो आपके ज़हन में जब आप शूट पे जाते हो जी तो वो ज़हन में रहता है। जी तो उस सिचुएशन में आपको एक रोमांटिक या हैप्पी सीन करना है, जी तो ज़हन में जो है वो सीन में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। हाउ यू हैंडल दैट काइंड ऑफ सिचुएशन व्हेन यू ऑलरेडी हैविंग समथिंग इन योर माइंड? सो द थिंग इज़, ऑफ कोर्स मैं काफ़ी सेंसिटिव और काफ़ी इमोशनल इंसान हूँ, बट जब मैं सेट पे रहती हूँ तो डायरेक्टर सर एक चीज़ कहते हैं, रोलिंग कैमरा एक्शन। जब रोलिंग कैमरा एक्शन मेरे सामने, जब मैं डायरेक्टर की आवाज़ सुनती हूँ, तो जो मेरे इर्द गिर्द हो रहा है वो, बिलीव में, मैं आपको ये कह रही हूँ, एक एक पूरा सर्कुलर एनर्जी होता है एक एक्टर के इर्द गिर्द। पर जब व्हेन ही सेज दोज वर्ड्स, वो एकदम से शांत हो जाता है एंड दैट एंटायर एनर्जी कम्स इनवर्ड। और तब एज एन एक्टर मुझे पता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, इस किरदार का क्या पर्पस है, ये सेट पे मैं क्या कर रही हूँ, मेरी क्या मिशन है इस इंसान के सामने, इस दूसरे किरदार के सामने, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है ये मेरे साथ, मैंने क्या करना है, मैंने कैसे रिएक्शन देना है, मैंने कैसे इस किरदार को जीना है। तो जब ये सब मेरे साथ होता है, तो चाहे कितनी भी सीरियस सिचुएशन क्यों ना हो, वो सब स्विच ऑफ हो जाती है, रियल वर्ल्ड वाली इमोशन, और सेट की इमोशन ऑन हो जाती है। और जैसे कट होता है, मैं तुरंत जाती हूँ, अपना फ़ोन चेक करती हूँ। मैं चेक करूँगी कि अगर कुछ सिचुएशन सीरियस है और मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मैं कुछ ऐसा करूँ ताकि मेरे मेरे मॉम डैड को या तो फिर मेरे फैमिली मेम्बर्स को कुछ सपोर्ट मिले मेरी एब्सेंस में। जैसे आपने बताया कि आपने एक फ़िल्म की थी सर के साथ, जी उसके बाद आपने ब्रेक लिया जी बिकॉज़ यू फेल्ट दैट आपको सक्सेस जो चाहिए, मिलनी चाहिए थी, डिज़र्विंग सक्सेस, वो नहीं मिली। अब ये फ़िल्म आप
कर रहे हो, आप कम बैक कर रहे हो वापस, तो व्हाट इज़ राइट नाउ योर स्टेट ऑफ माइंड कि आप इस फिल्म इंडस्ट्री में आगे जाना चाहते हैं या फिर इंतज़ार करोगे कि कोई और ब्रेक मिले, जी। कोई और आपको अप्रोच करे, या फिर आप अब अप्रोच करोगे बेस्ड ऑन द सक्सेस ऑफ द एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दिस मूवी? वेल मैंने 7 साल पहले सर के साथ एक फ़िल्म की थी, एक हसीना थी एक दीवाना था। आज भी लोग इस मूवी को पहचानते हो उनके गानों की वजह से। जैसे कि हुए बेचैन, आँखों में आँसू लेके। आज भी लोग मुझसे इसीलिए मोहब्बत करते हैं, मुझे इसीलिए जानते कि आप हुए बेचैन में थे ना, आप वही लड़की हो ना जो आँखों में आँसू उस गाने में आप थे शिव दर्शन के साथ, उपेन पटेल के साथ। तो मुझे लोग उस मूवी की वजह से आज पहचानते हैं। 7 साल में जो जर्नी रही वो काफ़ी कठिन रही मेरे लिए। मैं डिप्रेशन में चली गई थी। नॉट बिकॉज़ मेरी फ़िल्म नहीं चली, गाने आज भी चलते हैं। गाने आप यूट्यूब पे भी चेक करो तो लोगों के कमेंट्स, लोगों का प्यार वहीं पे है। कमेंट सेक्शन इज़ अ प्रूफ। लेकिन मैं एक फ़िल्म फैमिली से नहीं आती हूँ। मेरे पास कोई बैकिंग नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है इस इंडस्ट्री में, जैसे कि और क्यों करें? जब उनके खुद के बच्चे हैं, उनकी खुद की लिनेज है, तो वो प्रेफ़र करते कि अपने बच्चों को आगे करें, जो कि गलत नहीं है। उन्होंने एक मुकाम सेट किया है अपने लिए, अचीव किया है, तो ऑब्वियसली वो अपने बच्चों को ही पुश करेंगे। लेकिन इन 7 सालों में मुझे आसानी से कभी एक्सेप्टेंस नहीं मिली। लोग बात ही नहीं करते। लोग सोचते कि शायद मैं काबिल नहीं हूँ एज़ एन एक्टर, या तो फिर सोचते कि काबिल ही नहीं हूँ, तुम कोई बड़े बड़े परिवार से नहीं आते हो। नेपोटिज्म, नेपोटिज़्म, और मैं नेपोटिज़्म के अगेंस्ट नहीं हूँ। इट हैज़ टू बी देयर। इट हैज़ टू बी देयर। मैं ज़रूर कहूँगी कि जो किड्स एक प्रिविलेज्ड फैमिली से आते हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होती है। उनकी ग्रूमिंग एज़ प्रेशर एन उन पर ज़्यादा रहता जी, है उस लेवल का परफॉर्मेंस देने का, जी। rather than a person who is non background from film. एब्सोल्युटली। देखो प्रेशर सब पे रहता है, और द लेवल ऑफ प्रेशर, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एंड द मीनिंग ऑफ द प्रेशर इज डिफरेंट। नाउ इफ यू लुक एट अ बिग फिल्म स्टार्स चाइल्ड, उनके ऊपर क्यों इतना प्रेशर है? मे बी दे माइट हैव बैकिंग कि दे कम फ्रॉम अ बिग फिल्म फैमिली, बट प्रेशर क्यों है? बिकॉज ऑलरेडी उनके मॉम डैड ने एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क सेट किया है। बेंचमार्क They've set a benchmark. तो इनको टू बी एक्सेप्टेड बाय द ऑडियंस, दे हैव टू वर्क हार्ड। और उनकी ग्रूमिंग चाइल्डहुड से ही होती है कि जब आपने बढ़ना है आगे लाइफ में, आप एक्टिंग करो। तो व्हेन दे आर ग्रूम्ड फॉर दैट, दे डिजर्व दैट, दे डिजर्व दैट चांस, दे डिजर्व द लव, दे डिजर्व दैट अपॉर्चुनिटी। बट मैं ये भी कहूँगी कि न्यू कमर्स के पास बैकग्राउंड नहीं होगा फिल्म का, फिल्मी बैकग्राउंड, लेकिन वो भी बहुत शिद्दत से मेहनत करते हैं। मेरे जैसे, मुझे तो छोड़ो, मेरे जैसे कई न्यू कमर्स हैं जो छोटे छोटे शहर से आते हैं। उनके माँ बाप घर बेच देते, प्रॉपर्टी बेच देते, लोन लेते ताकि उनके बच्चे मुंबई आके एक एक्टर बने। और एक एक्टर को जब 7 साल, 9 साल, 10 साल सक्सेस नहीं मिलता, उनके पेरेंट्स फिर भी उनको सपोर्ट करते हैं और वो एक्टिंग वर्कशॉप्स लेते हैं। दे पे अ वेरी बिग अमाउंट फॉर दैट वर्कशॉप्स। ऐसे नहीं कि कुछ 10-20 हज़ार का काम है, इट्स इन लैक्स। बट फिर भी जब उनको सफलता नहीं मिलती है, इट पुट्स यू इन डिप्रेशन। मैं ये लोगों को ज़रूर कहूँगी कि मेरे लिए ये 7 साल बाद ये रीलॉन्च हुई है। इट्स अ रीबर्थ फॉर मी इन दिस इंडस्ट्री एंड नाउ माई माइंडसेट हैज़ चेंज्ड। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर एक रूम में 10 लोग हैं, 9 लोग आपके साथ काम नहीं करना चाहेंगे, लेकिन एक इंसान होगा जो आपके टैलेंट को, आपकी स्किल को रिकग्नाइज करे। ये मेरे साथ भी हुआ है। 7 साल बाद भी मेरे डायरेक्टर सुदर्शन सर ने मुझे कॉल किया इस रोल के लिए। ही बिलीव्ड इन मी बिफोर आई कुड बिलीव इन माई सेल्फ। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी, परस्यू योर ड्रीम्स। हर कोई ऑडिशन पे जाओ, अगर आपको रिजेक्शन मिले जाओ। हर कोई, वो आपने ऑडिशन टेप बनाना है घर में, बनाओ। आपको 99 रिजेक्शंस मिलेगा, लेकिन एक इंसान होगा जो आपको अपॉर्चुनिटी देगा एंड योर लाइफ विल चेंज। चेज योर ड्रीम्स, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। आपने बहुत अच्छा मैसेज इन एस्पायरिंग एक्टर्स को दिया है जी। मेरे बिना कहे। तो ऑल द बेस्ट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस Thank you मूवी so much. एंड Thank you. hope you have liked this interview. Yes, thank you so much for having me on your show. I think you covered a lot of topics that need to be spoken out loud, that need to be addressed. Because मैं अपना experience क्यों share कर रही हूँ? Because I feel people need to know my story. People need to understand what is my journey. ताकि they find some hope, some motivation, some inspiration from my pain, and they would find their success.
So I'm grateful to you. Thank you for having me on your show. Thank you. All the best. Thank you. If you have liked this video, then please like, share and subscribe to our channel.